क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो ग्लोबल डोमिनेंस आज तक वेस्ट के हाथों में है उसका टाइम खत्म होने वाला है। एक ऐसा अलायंस जो एक नए पावर ब्लॉक के रूप में सामने आ रहा है और वो हमें ले जाता है दुनिया के दो अलग अलग कोने में। एक तरफ न्यूयॉर्क और लंदन और दूसरी तरफ शंघाई और मुंबई। एक ऐसा ब्लॉक जो सिर्फ अपने मैसिव पॉपुलेशन से नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमीज और जियोपॉलिटिकल एम्बिशन से दुनिया का पावर बैलेंस शिफ्ट करने की सोच रहा है। ब्रिक्स नेशंस India, Russia, China, Brazil and South Africa form one of the world's most important economic blocs. The BRICS. Next week, the group of countries known as the BRICS meet in Russia for its annual summit. Can the BRICS countries challenge the dominance of the US dollar? एक तरफ है इनका इकोनॉमिक ग्रोथ, कंबाइंड जीडीपी $25 ट्रिलियन से भी ज्यादा और 42% ग्लोबल पॉपुलेशन, 25% ग्लोबल ट्रेड। पर दूसरी तरफ इनसे जुड़े चैलेंजेस भी हैं, लाइक पॉलिटिकल राइवलरीज, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और एक फ्रैक्चर्ड अलायंस का डर। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जिसने वेस्टर्न इकोनॉमीज की फाउंडेशन हिला दी थी, जब दुनिया रिकवरी के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रही थी, तभी एक नए ग्रुप ने चुपचाप अपने आइडियाज प्रपोज करना शुरू किए। ये था ब्रिक्स का बर्थ। 2009 का पहला समिट दुनिया को ये दिखाने के लिए कि अब पावर सिर्फ G7 के हाथों में नहीं बल्कि नए प्लेयर्स के हाथों में शिफ्ट हो रहा है। आज ब्रिक्स सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो वर्ल्ड बैंक और US डॉलर के मोनोपोली को चैलेंज कर सकता है। 2001 में जब गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने एक रिपोर्ट लिखी थी, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, उन्होंने ये कहा था कि अगर इमर्जिंग इकोनॉमीज का पोटेंशियल ठीक से टैप किया गया तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज बन सकते हैं। पर उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक दिन एक ग्लोबल अलायंस बन जाएगा। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया के इकोनॉमिक डायनेमिक्स को हिला दिया। लेहमान ब्रदर्स के गिरने से लेकर वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के कोलैप्स तक सब कुछ केओटिक था। Years of labor in their arms. Lehman Brothers is going bankrupt. In financial markets from Asia to Europe. The investment bank filed for bankruptcy this morning, a shocking ending to a weekend of frantic negotiations. और इस केओस के बीच एक नई होप निकली थी, ब्रिक्स। जब G7 और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस अपने क्रेडिबिलिटी को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना एक अलग नैरेटिव लेके आए। एक ऐसा ग्रुप जो इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए काम करेगा, उनका पर्सपेक्टिव रखेगा। और फिर 2009 में रसिया के एकटेरिनबर्ग में इनका पहला समिट हुआ। इस समिट का प्राइमरी एजेंडा था ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करना और मल्टीपोलरिटी को भी प्रमोट करना, यानी पावर सिर्फ वेस्ट के पास नहीं बल्कि दुनिया के बाकी पार्ट्स के पास भी होनी चाहिए। इसी समय साउथ अफ्रीका ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया और 2010 में ऑफिशियली ब्रिक्स का 5th मेंबर बन गया। इससे पहले ये सिर्फ ब्रिक था और अब ब्रिक्स बन चुका था। फास्ट फॉरवर्ड 2023 के ब्रिक्स समिट में इजिप्ट, सऊदी अरबिया, UAE, ईरान और इथोपिया के इंक्लूजन की अनाउंसमेंट हो जाती है। हालांकि एज ऑफ नाउ सऊदी अरबिया के तरफ से अभी तक ज्वाइनिंग की फाइनल कंफर्मेशन नहीं आई है। ये सारे न्यू कंट्रीज का इंक्लूजन एक ब्रिक्स प्लस फ्रेमवर्क के अंडर हुआ है जो लार्जर कोलैबोरेशन और फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप के लिए डिजाइन किया गया है। नए मेंबर्स के इंक्लूजन के पीछे का प्राइमरी मोटिवेशन है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और रिसोर्स। बट ये अलायंस सिर्फ इकोनॉमिक तक सीमित है या इससे और भी ज्यादा। हर नेशन का अपना अलग एजेंडा है। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ ग्लोबल डोमिनेंस की सोच रहा है। इंडिया एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है वेस्ट और ईस्ट के बीच। रसिया अपने स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन को तोड़ने के लिए ब्रिक्स का यूज करता है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका अपनी रीजनल लीडरशिप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और ये कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस इस अलायंस को एक फ्रेजाइल स्टेट में डाल रहा है। और इन सब चीजों की वजह से ब्रिक्स नेशन को बहुत हार्ड चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और इन चैलेंजेस को डिटेल में वीडियो में आगे बात करेंगे। 2015 में ब्रिक्स एक और फैसिनेटिंग एंगल लेके आते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनका विजन था दुनिया के डेवलपिंग नेशंस को उनकी जरूरत के फंड्स प्रोवाइड करना बिना वर्ल्ड बैंक और IMF की हार्श कंडीशन के। ब्रिक्स एक ऐसा ब्लॉक है जो
दुनिया के पॉपुलेशन का 42% को रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल जीडीपी का 25% और ट्रेड का 16%। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन का ट्रेलर है जो ब्रिक्स नेशंस ने शुरू किया है। इन सब के बावजूद ब्रिक्स की रियल स्ट्रेंथ क्या है? क्या ये अलायंस सिर्फ स्टैटिस्टिकल पावर है या इसके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल छुपा हुआ है जो पूरी दुनिया का पावर डायनेमिक्स बदल सकता है? ब्रिक्स की पहली स्ट्रेंथ है डाइवर्सिटी। सोचिए, एक तरफ चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स हैं जो वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ इंडिया है, एक सर्विस इंडस्ट्री पावर हाउस जो आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में डोमिनेट करता है। ब्राजील जो वर्ल्ड के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में एक लीडर है। रसिया जिसका कंट्रोल एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज पे अनपैरेलल्ड है, और साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका के गेटवे के रूप में जाना जाता है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी ग्लोबल अलायंस के लिए एक ड्रीम टीम लगता है। दूसरी स्ट्रेंथ है ब्रिक्स का डेमोग्राफिक्स। जब दुनिया की एजिंग पॉपुलेशन एक क्राइसिस बन रही है, जैसे जापान और वेस्टर्न यूरोप में, ब्रिक्स कंट्रीज रिलेटिवली यंग है। इंडिया की मीडियन एज सिर्फ 28 इयर्स है, जो एक मैसिव वर्कफोर्स प्रोवाइड करती है। साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी अपनी यंग पॉपुलेशंस के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वेल पोजीशनड है। ये एक फ्यूचर प्रूफ स्ट्रेंथ है जो वेस्ट के पास अब नहीं रहा। और फिर बात आती है रिसोर्सेस की। ब्रिक्स नेशन के पास दुनिया के कुछ सबसे वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हैं। रसिया के वास्ट ऑयल और गैस रिजर्व्स, ब्राजील का रेन फॉरेस्ट जो सिर्फ इकोलॉजिकल ही नहीं इकोनॉमिक गोल्ड माइन भी है, साउथ अफ्रीका जो रेयर अर्थ मिनरल्स और डायमंड्स के लिए फेमस है। ये सब एक ऐसे टाइम में जब रिसोर्स स्कैर्सिटी बड़ी होती जा रही है। ये सब ब्रिक्स के लिए किसी एडवांटेज से कम नहीं है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो ब्रिक्स नेशन का न्यू डेवलपमेंट बैंक एक मेजर हाईलाइट है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की डिपेंडेंसी को कम करते हुए एनडीबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में डेवलपिंग नेशंस को फंडिंग देना शुरू किया है। 2015 के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $30 बिलियन से ज्यादा का फंडिंग अप्रूव किया है। पर इस पिक्चर का एक और एंगल है, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड। ये नेशंस आपस में अपने करेंसीज में ट्रेड करने के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो डॉलर के ग्लोबल डोमिनेंस को डायरेक्टली चैलेंज करता है। रिसेंट रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि ब्रिक्स अपना एक यूनिफाइड करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही ब्रिक्स की ये वाली करेंसी बिल बहुत र्यूमर में आई थी। हालांकि ये बस एक कॉन्सेप्ट बिल था और ब्रिक्स करेंसी के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। जहां एक तरफ ब्रिक्स का विजन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का सपना दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ ये रियलिटी है कि ये अलायंस अपने अंदर काफी चैलेंजेस लेकर चल रहा है। ये चैलेंजेस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल फ्रैक्चर्स, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज और जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स ने ब्रिक्स के सपने को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है। सबसे पहला चैलेंज है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसट्रस्ट। एक तरफ इंडिया और चाइना जो ब्रिक्स के सबसे बड़े इकोनॉमीज हैं, उनका बॉर्डर डिस्प्यूट लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन में कभी कभी एक मिनी कोल्ड वॉर की तरह बन जाता है। दूसरी तरफ रशिया और वेस्ट के साथ काफी ज्यादा टेंशन होने के बाद भी ब्राजील और साउथ अफ्रीका वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ काफी क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं। ये कॉन्फ्लिक्टिंग अलायंसेस एक यूनाइटेड फ्रंट बनने में सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरा चैलेंज है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। चाइना ब्रिक्स का सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्लेयर है, जिसका जीडीपी बाकी सारे मेंबर्स के कंबाइंड जीडीपी से भी ज्यादा है। ये इम्बैलेंस ब्रिक्स में एक चाइना डोमिनेटेड परसेप्शन क्रिएट करता है। एक और बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे नेशंस डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रबल्स से काफी अफेक्टेड हैं। ब्राजील में फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस और साउथ अफ्रीका में करप्शन स्कैंडल्स उनके रोल को वीकेन करता है। रसिया का यूक्रेन वॉर के बाद का आइसोलेशन और सैंक्शंस भी ब्रिक्स के यूनाइटेड विजन को ब्लर कर देता है। क्या एक ऐसा ब्लॉक जिसमें हर मेंबर्स अपनी इंटरनल स्ट्रगल से ही फाइट कर रहा है, वो ग्लोबल चैलेंज को फेस कर सकता है?